अग्निपथ योजना पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मोहर, दायर तीनों याचिकाओं को किया गया खारिज, कहा यह योजना मनमानी नहीं है। दिल्ली में मॉक ड्रिल में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, आरएमएल अस्पताल का किया जायजा, कोरोना की तैयारियों को लेकर हो रही देशव्यापी मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन, कहा कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग पर बात होगी, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा फैसला, अतीक के परिवार को लेकर मायावती ने लिया फैसला, अतीक की पत्नी को टिकट नहीं देगी बीएसपी। झारखंड के जमशेदपुर में हालात तनावपूर्ण, रामनवमी पर झड़प के बाद एक बार फिर दो पक्षों में हुई पत्थरबाजी, इलाके में धारा 144 लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हो चुका है। तो वहीं इसी कड़ी में पुलिस ने सड़कों पर जगह जगह लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनरों को भी उतार दिया है और साथ ही पुलिस इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन होंगे। अमरोहा में पहले चरण में 4 मई को मतदान होगा। जिले में नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी, जबकि नामांकन की वापसी 20 अप्रैल को। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी 21 अप्रैल को होगा। चुनाव में 4,42,784 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 9 निकायों में कुल वार्डों की संख्या 196, वहीं मतदान केंद्रों की संख्या की बात की जाए तो ये 185। मतदेय स्थलों की अगर संख्या की बात करें तो 464 है। जिले को सेक्टरों में यानी कि 34 और 12 जोन में बांटा गया है। तो देखिए, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसी के तहत अगर बात अमरोहा की करें तो वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरे तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सड़कों पर लगे राजनेताओं के पोस्टरों को उतारा जा रहा है। उधर यूपी के सभी जिलों में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद यूपी के अलग अलग जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है और जगह जगह बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें नोएडा, आगरा, प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी की है, जहां पर चुनाव शांतिपूर्ण हो सके इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होगा। प्रदेश में 4 और 11 मई को मतदान होगा और उसके बाद 13 मई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि 760 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें से पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी में चुनाव होगा। तो वहीं 11 मई को यानी कि दूसरे चरण में मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं सहित बाकी के जिलों में मतदान होगा। देखिए, चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावी हो गई है और जनपद आगरा में पहले चरण के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया की जानी है। हमारे ज़िले में 1 नगर निगम, 5 नगर पालिकाएँ और 7 नगर पंचायतें हैं। समस्त स्थानों पर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक की जाएगी। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में द्वितीय चरण में चुनाव होना है और इसकी जो सार्वजनिक सूचना है वो 16 अप्रैल को हमारे द्वारा जारी की जाएगी और 17 तारीख को संबंधित आरओ के द्वारा जारी की जाएगी। हमारे यहाँ पे 1 नगर पालिका दादरी है और 5 नगर पंचायतें हैं और हमारे लगभग 39 मतदान केंद्र हैं और उसमें 184 हमारे बूथ हैं। कुल लगभग 1,69,000 वोटर्स हैं जिनको अभी हम लोगों ने वोटर लिस्ट फाइनल करी है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कल दिनांक 11 तारीख से हमारे आरओ जो हैं अधिसूचना निर्गत करते हुए नाम निर्देशन पत्र लेना शुरू करेंगे। ये 17 तारीख तक चलेगा। मतदान जो है वो 4 मई 2023 को संपन्न होगा, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगा और मतगणना जो है वो 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्त होने तक चलेगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अगर बात मैं प्रशासन की करूं तो किस तरीके से प्रशासन की तरफ से इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं? देखिए, आपको बता दें, प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 2 चरणों में चुनाव होना है, उसको लेकर आज लगातार जितने प्रदेश में जितने जिलाधिकारी थे और जो कप्तान थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी पूरी कर ली गई। कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि जो सुरक्षा व्यवस्था है यूपी पुलिस के जिम्मे है। तो यूपी पुलिस जो है, और जरूरत लगेगी तो अर्धसैनिक बल मांगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब जो चुनाव का जिम्मा होगा, वो सुरक्षा का जो जिम्मा होगा वो यूपी पुलिस पर होगा। और प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर दी हैं। कहीं कहीं नामांकन शुरू 2 दिन बाद नामांकन शुरू हो जाएंगे, उसका नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और प्रशासन पूरी तरीके से, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरी कोशिश ये की जा रही है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करा जाए। आज जितने जिलाधिकारियों जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा और पूरी तरीके से सख्ती बनाई जाए, सख्ती रहेगी। फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे और कल से फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में बता दिया जाएगा, कितने जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे, वो किन किन क्या क्या प्रतिबंधित है, किस तरीके से आदर्श आचार संहिता लगी है उसको पालन करना है। तो तैयारियां लगभग प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और लगातार जो है बैठकों का दौर भी जारी है। जी बिल्कुल। लेकिन सिद्धार्थ, इस दौरान बात की जाए राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि निकाय चुनाव है और कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव भी 2024 में है, सीधा रास्ता यूपी से जाता है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 2024 का जो रास्ता होगा वो निकाय चुनाव से ही जाएगा और यूपी उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेमीफाइनल है। आप राजनीतिक रूप से जिस तरीके से आप राजनीतिक रूप से ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि देखिए, लड़ाई जो है अभी तक जो सबसे ज्यादा संख्या रही है उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं हावी रही है। जो जितने नगर निकाय के चुनाव हुए उनके बीजेपी के वोटर हैं और ज्यादातर शहरी क्षेत्र आते थे। लेकिन इस बार आपको काफी परिवर्तन दिखेगा। नगर पंचायतें जो है उसमें कई जो नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई ग्रामीण क्षेत्र जुड़ के आए हैं। तो अब ये देखना होगा जो नगर पंचायतें हैं वहां पर किस तरीके से वोटर का क्या मूड होता है, किस तरीके से वो वोट करता है, किस मुद्दे पर वोट करता है, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको देखना होगा। और ये आने वाले समय में पता चलेगा। जब रिजल्ट आएंगे तब समझ में आएगा किस तरीके से किस मुद्दे पर वोटर ने वोट किया है। और जो बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उनका जो पारंपरिक वोटर है वो बीजेपी के पाले में ही रहे और जो वोटर्स हैं और जो वोटर्स हैं वो जुड़े। और एक सबसे महत्वपूर्ण है, बसपा पिछली बार नगर निकाय चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। नगर निगमों की कई सीटें मेरठ को जीता था। अब ये होगा कि इस बार ये कोशिश होगी बीएसपी की कि वो कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन दोहराए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 2000 जब लोकसभा चुनाव हुए 22 में और उसके पहले जब 2000 जो 22 में विधानसभा चुनाव हुए, उसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मूलभूत जो बीएसपी का मूलभूत वोटर था, दलित वोटर, वो वोट बैंक में कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंध लगा ली थी। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी बसपा के सामने होगा। और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी ये कोशिश होगी कि उसको वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर पंचायतें हैं या जो जिला जो वहाँ अच्छा प्रदर्शन करे। और ये कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि मेयर का जो बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरीके से देखें तो सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से इस चुनावी मैदान में उतर रही हैं, चाहे बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, क्योंकि बीजेपी का भी रास्ता देखा जा रहा है कि आखिरकार वो उस जगह पर काबिज है। तो बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी कि अपनी जगह को बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते हैं। यूपी के नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी नेता तैयारियों में जुटे हैं। उन्नाव के नगर पंचायत मोहान में भी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मोहान नगर पंचायत में कितना हुआ है विकास और अब की बार वहां के लोग किसको चुनेंगे, इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। तो यहाँ के नगर महापंचायत मोहान में वैसे 6 बार चुनाव हो चुके हैं।
जिसमें 2 बार नगर पंचायत की बागडोर मुस्तफा हुसैन रिजवी और उनके परिवार को मिली है। 2 बार बीजेपी के प्रत्याशियों के हाथों में रही है। इसके अलावा 1 बार समरजीत यादव और 1 बार हयात रसूल को नगर पंचायत प्रशासन चलाने का मौका मिला है। पंचायत में विकास के काम तो करीब सभी ने करवाए, ये तो खुद समरजीत अपने मुंह से कहते दिखाई देते हैं। जब सर्वप्रथम हम 2012 में चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित हुए, तब यहाँ नगर पंचायत मोहान का बजट बहुत कम था, जिससे मोहान के बहुत से विकास कार्य नहीं हो सकते थे। सर्वप्रथम फिर हमने बजट के लिए बढ़वाने के लिए हमने लखनऊ से संपर्क किया, अधिकारियों से मिले, तमाम बड़े बड़े निदेशालय गए, 13वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, आदर्श नगर, और उसी तरीके से बहुत बजट कम थे, तब इन बजट की हमने व्यवस्था करवाई लखनऊ से। तब यहाँ नगर पंचायत मोहान का बजट बढ़ा। बजट बढ़ने के पश्चात तब फिर यहाँ मोहान के बहुत विकास कार्य मोहान के हुए। वहीं 2017 से 2022 तक चेयरमैन रहे हयात रसूल के कामों की बात की जाए तो वो भी अपने कार्यकाल में विकास करने की बात कहते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण फंड में कटौती कर दी गई, जिससे नगर का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जैसा कि होना चाहिए था। निवर्तमान चेयरमैन रसूल कहते हैं कि उन्होंने नगर की कमान संभालने के बाद नगर के खुले नालों को ढकवाने का काम करवाया, जिससे यहाँ गंदगी कम हुई। हयात रसूल ने मंदिरों का सुंदरीकरण, कूड़ा निस्तारण सेंटर, हर वार्ड में सामुदायिक शौचालय, सोलर वाटर टैंक, स्ट्रीट लाइट जैसे कई काम करवाए हैं। बीच में कोरोना जैसी महामारी आ जाने से नगर के काम बाधित हो गए थे। जलेश्वर नाथ मंदिर का गेट जो उसकी शोभा बढ़ा रहा है, वो काम मैंने कराया। आपका बाबा बिहारी दास का जो आपका टाइल पत्थर का काम हुआ है वो मैंने कराया, कोई नहीं करा पाया। नगर पंचायत में आज जो सारे नाले ढके हुए हैं, मेरे कार्यकाल में वो काम हुए, किसी ने नहीं कराया। अब नगर निकाय चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, जिसके लिए सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ओबीसी आरक्षण की भागीदारी के कारण चुनाव रुका हुआ था, लेकिन अब ये मामला साफ हो चुका है। अब यहाँ की जनता के मन में क्या है, अब की बार चुनाव में लोगों को किसको समर्थन हासिल होगा, जनता की जुबानी खुद ही सुनते हैं। ये शीतला देवी मंदिर का बढ़िया निर्माण किया है और एक शंकर जी का भी किया है और लाइट का काम भी किया है और इन्हीं को चुनेंगे। इन्हीं पे विश्वास है कि विकास का काम, इन्हीं को विश्वास है और इन्हीं को चुनेंगे। है इस चुनाव में आप किसको चुनेंगे? हम तो समरजीत यादव को चुनेंगे। तो ऐसा क्या कारण है जो आप इनको चुनेंगे? उन्होंने लाइट काम तो बहुत सारे किए हैं, मगर मोहान का जो रोजगार हुआ है लाइट के माध्यम से ही हुआ है। जब ये चेयरमैन थे तो शाम को लाइट बराबर आती थी, चाहे लाइट आया है ना आए, जनरेटर चलता था जो है। नगर पंचायत चुनाव के लिए सभी नेता तैयार हैं और साथ साथ जनता भी तैयार है। उन्नाव से न्यूज वॉच इंडिया के लिए राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं आकांक्षा दुबे की सुनवाई को लेकर। जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान समर सिंह के रिमांड को लेकर बहस हुई, जिसमें आकांक्षा दुबे की तरफ से वकील ने रिमांड की तारीख बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर समर के वकील ने रिमांड पर बेल की मांग की है। दोनों पक्ष के वकीलों के बीच तीखी बहस भी कोर्ट के अंदर देखने को मिली है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बीच आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने मीडिया कर्मियों के बीच में आकर कहा कि हमें सारनाथ पुलिस पर भरोसा नहीं है। योगी सरकार हमारी बेटी को इंसाफ दिलाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मेरी बेटी के केस में मैं सीबीआई जांच के लिए आई हूँ सामने कि मेरी बेटी के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी यही विनती है कि मेरी लड़की की केस सीबीआई जांच हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मुझे सारनाथ चौकी पे भरोसा नहीं है, वो लोग सब केस निभा।
खबरों में आगे बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर युद्ध स्तर पर रामपथ का निर्माण कार्य चल रहा है। रामपथ की जद में आ रहे मंदिर और मस्जिद भी हटाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर एसडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि रामपथ की जद में 30 मंदिर, 4 मजार और 9 मस्जिद आ रही हैं। इसमें से 4 मस्जिदों के आंशिक रूप से पार्ट हटाए जा रहे हैं। अब तक 6 मंदिर हटाकर दूसरी जगह पर विस्थापित भी किए जा चुके हैं। एसडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि मंदिरों के सेवारत और पुजारियों की सहमति से मंदिर हटाए जा रहे हैं और इसी के तहत ही मस्जिद और मजारों के मौलवियों की सहमति से मजार और मंदिर भी हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार शहादतगंज से नया घाट तक करीब 13 किलोमीटर रामपथ का निर्माण करवा रही है और इसके तहत ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालु आराम से राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे। पथ के चौड़ीकरण में कुछ हमारे धार्मिक स्थल आ रहे थे, उसके लिए हमने जो हमारे जो मंदिर थे और जो मस्जिद थे, मस्जिद के मुतवलियों से वार्ता की, उनसे संवाद स्थापित किया और जो रास्ते मंदिर पड़ रहे थे, जो उनके पुजारी थे या जो जिनमें पुजारी नहीं थे, उनके मोहल्ले से हमने बात की और उसमें उस संवाद का ये फ़ायदा हुआ कि अब तक हम नियावा मस्जिद, बेनीगंज मस्जिद, ITI की मस्जिद पे काम शुरू हो गया है। इसके अलावा रिकाबगंज में 2 मंदिर थे हमारे, तरंग सिनेमा के सामने मंदिर था वो हट गया है। उधर ताजनगरी आगरा में हिंदूवादी नेता रौनक ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रौनक ठाकुर शाहगंज अर्जुन नगर के बीच सड़क पर कार के ऊपर चढ़कर तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही बोनट पर रखे केक को तलवार से काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर घंटों सड़क पर हंगामा होने के बाद भी पुलिस को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वहीं अब पुलिस को शिकायत पर ट्वीट किए जाने पर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर हस्तिनापुर में रविवार को हुई हत्या का मामला। आक्रोशित लोगों ने किया आगजनी और पथराव। आगजनी और पथराव में कई लोग हुए हैं घायल। हत्या के मामले में 6 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस मौके पर लोगों को समझाने में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर बता दें कि बीते दिन एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार 2 युवक आए थे, जिन्होंने इस युवक के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया था और उसी के बाद आपको बता दें कि परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर इस मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया था। तो हस्तिनापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर आक्रोशित लोगों ने आगजनी और पथराव किया है। आगजनी और पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। हत्या के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बात करते हैं सीतापुर की, जहां से लखनऊ की ओर जा रही लखीमपुर खीरी डिपो की बस कमलापुर चौराहे पर बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों सहित पटरी दुकानदारों को रौंद दिया, जिसके चलते आधा दर्जन लोग नीचे दब गए। इसमें से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। मरने वाले और साथ ही घायलों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 3 लोग बस के नीचे फंसे हुए हैं। पब्लिक ने बस को आगे की ओर ऊपर उठाकर घायलों को निकाला है। बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौके से फरार हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, इसको लेकर गंभीर लोगों की अभी तक क्या हालत है और किन किन की शिनाख्त इस दौरान हो पाई है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये कमलापुर थाना क्षेत्र के कमलापुर कस्बे मुख्य चौराहे पर की घटना है और जहां पर एक लखीमपुर डिपो की बस सीतापुर से लखनऊ जा रही थी। इसी दौरान बेकाबू होकर वहां रोड पर खड़े पटरी दुकानदार व राहगीरों को रौंद दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है और जो बाकी 4 लोग घायल हुए हैं उनकी हालत 2 की नाजुक बनी हुई है। हालांकि अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो 2 नाजुक बताए गए हैं वो भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि उनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अगर बात की जाए
तो उस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो दिवंगत आत्माएं हो चुकी हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उन पर गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने जो घायल हैं उनकी जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। जी बिल्कुल, लेकिन रमेश, अगर बात की जाए जो मृतक के परिजन हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, आखिरकार इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से अभी जो अधिकारी हैं वो फुटेज के मुताबिक सभी की शिनाख्त में जुटी हुई है। अभी तक अगर बात की जाए तो 2 लोगों की सिर्फ शिनाख्त हो पाई है, जिनके परिजन मौके पर पहुंच के, बाकी जो लोग हैं उनकी भी जल्द पुलिस शिनाख्त करके और उनके परिजनों तक सूचना जाहिर करने की बात कह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। प्रयागराज जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक ही दिन में 2 जगह लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पहले तो पेट्रोल पंप पर पंपकर्मी से बाइक सवार 3 बदमाश तमंचा सटाकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं और इसके बाद कोतवाली क्षेत्र के इफ्को चौकी से महज कुछ ही दूरी पर देसी शराब की दुकान पर भी धावा बोलते हैं और घर वापस लौट रहे सेल्समैन को बाइक सवार बदमाश धक्का देते हुए बैग में रखे रुपयों को भी कर फरार हो जाते हैं, जिसमें आम लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो देखिए, प्रयागराज का यह पूरा मामला है जहां पर एक ही दिन में 2 जगह पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ के जो हैं वो खाली हैं और आपको बता दें कि पूरा मामला फूलपुर का बताया जा रहा है। तो प्रयागराज का ये पूरा मामला है जहां पर बता दें कि बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। फूलपुर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक ही दिन में 2 जगह पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गए, लेकिन दोनों जगह पर इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली के खाली हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, जिस तरीके से एक ही जगह की अगर बात की जाए 2 वारदातें हो जाती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली के खाली हैं, अभी तक का क्या अपडेट है आपके पास? जी पंकज, बिल्कुल बता दें कि आपने देखा कि जिस तरीके से न्यूज वाच के जो दर्शक है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लूट जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज जो है वो कमिश्नरेट जो है उस कमिश्नरेट में आता है और फूलपुर में जो है 2 इंस्पेक्टर की तैनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 इंस्पेक्टर की तैनाती के बाद भी आखिर बदमाश इतने सक्रिय कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि दिन दहाड़े जो है लूट जैसी घटना को अंजाम देना और शाम ढलते ही लूट जैसी घटना को अंजाम देना आम बात हो गई, क्योंकि जो आम जनमानस है उनमें एक भय का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसएचओ जो है फूलपुर की कार्य प्रणाली में आखिर बदमाश इतने सक्रिय क्यों है? आखिर पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों है? 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसका मतलब है कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं बदमाश बचते नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है अपनी जो है कहीं ना कहीं कमियां छिपाने में कहीं ना कहीं इरफान अगर देखा जाए तो पुलिस का ढीला रवैया इन सभी वारदातों को अंजाम देने के पीछे हो सकता है, क्योंकि कार्रवाई तो समय पर नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शायद यही वजह रहा है कि बदमाश जो है अब तक वो अपने जो है मंसूबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रयागराज में लूट जैसी घटना आम बात हो चुकी है और जो आम जनमानस में है वो उनमें भय का माहौल बना हुआ है। आखिर इंसान रोड पे निकले तो कैसे निकले, क्योंकि 9 बजे के बाद इस घटना को अंजाम दिया जाना अपने आप में एक बेहद बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि प्रयागराज जो वो पूरी तरीके से कमिश्नरेट है और कमिश्नरेट के बाद प्रयागराज में जो फूलपुर थाना है उसमें 2 एसएचओ की तैनाती है। 2 एसएचओ की तैनाती के बाद भी जो है बदमाश अपने मंसूबे में कैसे सक्रिय हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है इरफान, क्योंकि एक ही जगह पर 2 वारदातें हो जाती हैं, उसके बाद भी 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों से बहुत दूर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के थाना विजयनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई गाड़ियां भी बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से अवैध हथियार और कई सॉफ्टवेयर भी बरामद हुए हैं। इस गैंग के सदस्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से पलक झपकते ही गाड़ी चोरी कर लिया करते थे।
उधर कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में NH2 पर अज्ञात युवक का शव कंबल में लिपटा मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की जांच शुरू कर दी है। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां चांदपुर क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला दवाई लेने चांदपुर जा रही थी और जैसे ही वो रेलवे लाइन को पार कर रही थी तभी ट्रेन आ गई और महिला की ट्रेन में चपेट में उसके आने से मौत हो गई है। जबकि अब इस मामले की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।